नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनियां जारी की हैं। इसी के साथ प्रदेश के 11 जनपदों में आज स्कूल बंद हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आज फिर से मौसम विभाग का अलर्ट देखने को मिला है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी देखने को मिल रही है। स्कूल बंद रखे गए हैं प्रदेश के 11 जनपदों में। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी हुई, जहां लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मौसम विभाग की तरफ से रेड और ऑरेंज अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया है। इसी के साथ चेतावनियां भी जारी की है कि भारी बारिश देखने को मिल सकती है देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर में। इसी के साथ प्रदेश के 11 जनपदों में आज जो स्कूल है वो बंद है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश में एक बार फिर से रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जिसको देखते हुए प्रदेश के 11 जनपदों के स्कूल भी आज बंद हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से एक बार फिर से ऑरेंज और रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जमीनी हकीकत है, क्या कुछ मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि मौसम के जो सुर हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, तो अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का ये अलर्ट है और रेड और ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर और हरिद्वार जनपद में आज भारी से बहुत बारिश का जो है अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही जिस तरह देखा जाए कि जो येलो अलर्ट जारी किया गया है उसके दौरान भी जो है उन्होंने कहा है कि मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आज उत्तराखंड में जो है भारी बारिश का अलर्ट जो है वो किया गया है और उसी के चलते जो है 11 जनपदों के स्कूल जो है उनको छुट्टी रखी गई है, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, उनमें भी जो है अवकाश का रखा गया है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह से देहरादून, चमोली, बागेश्वर, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़ या उधमसिंह सिंह नगर की बात की जाए, अल्मोड़ा की बात की जाए, तो इनमें जिस तरह से भारी बारिश बताई गई है, तो निश्चित तौर पर उसमें स्कूलों की छुट्टी जो है वहाँ के जिलाधिकारियों ने दी है मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर। तो अब जिस तरह से भारी बारिश का अलर्ट किया गया था उसे देखा जाए तो पूर्वानुमान भी सटीक साबित हुआ है। सुबह से ही पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, देहरादून राजधानी की बात की जाए, सभी जगह पर जो है हल्के से मध्यम भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर पूर्वानुमान भी सटीक साबित हुआ और जिस तरह से एहतियात के तौर पर कहा जा रहा है वो एहतियात के तौर पर भी बरतने को जो है निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से 11 जिलों में स्कूल भी बंद रखे गए हैं, ऐसे में अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में कई सारे जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहां आपदा जैसी स्थिति भी बनी हुई है। थराली की बात की जाए, धराली की बात की जाए या सयाना चट्टी की बात की जाए, ऐसे में वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बारिश के चलते क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है, क्या कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही है और काम जो है अभी तक कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, बिल्कुल पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें, चाहे वो पौड़ी की बात कर ली जाए, चाहे रुद्रप्रयाग की बात कर ली जाए, चमोली की बात की जाए, चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, कई जिले ऐसे हैं जो आपदा की जद में है, कहीं बाढ़ दरक रहे हैं, तो कहीं जो है नदी जो है उफान पर है, चाहे वो गंगा की नदी की बात की जाए, अलकनंदा की बात की जाए, चाहे फिर यमुना नदी की बात की जाए। तो ऐसे में बड़ी चुनौती जो है मौसम के बिगड़ते सुर के बीच जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करना, व्यवस्थाओं को ठीक करना, मार्गों को खोलना, बड़ी चुनौतियां जो है टीमों के सामने हैं। और ऐसे में अभी देखा जाए तो जिस तरह से यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा है, फिर एक बार सयाना चट्टी में जो है पुल के ऊपर पानी आ गया है, मलबा आने से जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में घुसा है, तो निश्चित तौर पर वो भी एक बड़ी चुनौती है। उससे चुनौती से निपटने के लिए जिस तरह से टीमें काम कर रही थी, लेकिन एक बार फिर पानी आ जाने से चुनौती बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर लगातार चुनौतियां सामने आ रही है, लेकिन उनसे निपटते हुए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन टीमों का जारी है और मार्ग खोलने के लिए भी लगातार बिहार की टीम काम कर रही है। लेकिन अब उसके बावजूद भी कहीं कहीं जो है पहाड़ दरकने की जो सूचनाएं हैं, जो तस्वीरें हैं, वो लगातार आ रही हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन पर अभियान चलाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी चलाएगी सेवा पखवाड़ा अभियान। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर
अभियान चलाने की तैयारी में बीजेपी है, जहां बीजेपी सेवा पखवाड़ा अभियान चलाएगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम होगा। सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार इस अभियान के तहत किया जाएगा। संगठनात्मक मजबूती पर आधारित ये अभियान रहेगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी की तरफ से अभियान चलाने की तैयारी चल रही है, जिस अभियान के तहत जो बीजेपी की नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार होगा। और इसी के साथ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान को चलाया जाएगा। बीजेपी सेवा पखवाड़ा अभियान चलाएगी, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा। और इसका उद्देश्य है कि जो बीजेपी सरकार की योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार हो, लोगों तक उनकी जानकारी सही से पहुंच सके। इसी के साथ संगठनात्मक मजबूती पर आधारित भी ये जो कार्यक्रम है, ये जो अभियान है, वो रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी की तरफ से अभियान चलाने की तैयारी चल रही है, जिस अभियान के तहत संगठनात्मक मजबूती प्रदान की जाएगी बीजेपी को। इसी के साथ जो बीजेपी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं लागू की गई हैं, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि वो इन योजनाओं का अच्छे से लाभ ले सके। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान को, जो सेवा पखवाड़ा अभियान है, इसे चलाने की मुहिम रखी गई है, जहां 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं लागू की गई हैं, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और इसी जो अभियान है, इसके तहत संगठनात्मक मजबूती पर आधारित यह अभियान रहने वाला है, जिससे कि बीजेपी को, केंद्र सरकार को मजबूती प्रदान होगी। लोगों तक सरकार की नीतियां, योजनाओं के बारे में जानकारी जाएंगी, जिससे कि वो अधिक से अधिक इन योजनाओं का लाभ उठा सके। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अभियान चलाने की तैयारी में बीजेपी है, जिसके तहत 17 सितंबर से ये अभियान शुरू होगा। इसका नाम सेवा पखवाड़ा अभियान रखा गया है, जिसे चलाया जाएगा और ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिस कार्यक्रम के तहत लोगों तक सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसी के साथ संगठनात्मक मजबूती भी प्रदान की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से अभियान चलाने की शुरुआत की जाएगी, तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से पीएम मोदी के जन्मदिवस को लेकर के बीजेपी अब जो है सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत करने जा रही है। और इस अभियान की शुरुआत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक होगी। और इसे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जो है जब बीजेपी जो है, संगठन के नेता जो है, वो सब मिलकर जो है सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और जन जन तक उन योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे, जो चाहे वो केंद्र से लागू की गई हो, चाहे राज्य से लागू की गई। और ये पूरे देश में अभियान चलेगा और इसमें जो भी राज्य होगा, वो अपने राज्य स्तर पर जो चलाई गई योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी देगा। इसके साथ साथ केंद्र की ओर से चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, उनकी जानकारी दी जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो सेवा, समर्पण, संगठनात्मक मजबूती पर आधारित ये अभियान रहेगा। तो इस अभियान की अगर हम बात करें तो इस अभियान के दौरान जांच शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर जो है वो आयोजित किए जाएंगे, रक्तदान शिविर आयोजन किए जाएंगे, वृक्षारोपण किया जाएगा, स्वच्छता अभियान जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ गरीब वर्ग तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों में जानकारी दी जाएगी किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है लाभकारी योजनाओं को चला रही है, जिससे सीधे तौर पर जिस तरह से पार्टी संगठन के लोग भी कहते हैं कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, तो उसके किस तरह से लाभ पहुंचे, उसकी जानकारी कैसे हो, इन कार्यक्रमों के तहत उनको बताने का काम किया जाएगा। और जब ये कार्यक्रम होंगे तो निश्चित तौर पर उनको जो है ये बताने का प्रयास जो है वो जो है प्रतिनिधि करते नजर आएंगे कि राज्य सरकार में कौन सी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो जनता के हित के लिए चलाई जा रही हैं और केंद्र से कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है जनता ले सकती है। तो इन सभी जानकारी जो है सेवा पखवाड़ा के दौरान दिए जाएंगे और तरह तरह के कार्यक्रम जो है अलग अलग जनपद, मंडल और जिला स्तर पर किए जाएंगे और उसमें तमाम जनप्रतिनिधि शामिल होंगे और अपनी जो महत्वपूर्ण जानकारी है पार्टी स्तर की और सरकारी स्तर की, वो जो है देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करते हुए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में एलागाड़ स्थित भूमिगत एनएचपीसी पावर हाउस की टनल के मुहाने पर भूस्खलन की घटना हुई है, जिसमें भारी मात्रा में मलबा और पत्थर जमा होने जाने से टनल का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इस दौरान टनल के अंदर कार्यरत 19
कर्मियों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हो रही है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने अवगत कराया कि जिला प्रशासन और बीआरओ की तत्परता से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है और सुरंग के मुहाने से मलबा हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 8 कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और 11 बचे हुए कर्मियों भी सुरक्षित हैं। जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में एनएचपीसी के पावर हाउस जो कि एलागाड़ में है, उस पावर हाउस के मुहाने पर बड़े एक लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें जो पावर हाउस है उसको जाने वाली सुरंग है उसका मुहाना बंद हो गया था। इस घटना में के समय पर वहाँ पर 19 जो कर्मचारी और अधिकारी हैं एनएचपीसी के पावर हाउस में वो कार्य कर रहे थे। तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा मलबा हटाने की कार्रवाई को करा गया है। वर्तमान में मलबा हटा दिया गया है और जो इमरजेंसी शाफ्ट वाला एरिया है वहाँ से भी मलबा हटा दिया गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्योतिर्मठ क्षेत्र की आराध्य देवी मां नंदा को समर्पित नंदाष्टमी उत्सव संपन्न हो गया है। पहाड़ की आराध्य और बेटी ध्यानी के रूप में पूजी जाने वाली मां नंदा को कैलाश विदा करते समय भक्तों की आंखें भी नम हो गई। ब्रह्म कमल पुष्पों की कंडिलियों को कैलाश से लाने के बाद क्षेत्र के डांडो गांव की नंदा देवी मंदिर समेत परसारी, खीरो की उनियानी माता मंदिर, बद्रीनाथ बामड़ी गांव के नंदा देवी मंदिर में नंदाष्टमी पर्व मनाया गया। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के बाद मां नंदा को स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक व्यंजनों चूड़ा अरसा भेंट किया गया। बामड़ी गांव में युवाओं की ओर से भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं हवन पूजन के बाद मां नंदा देवी को कैलाश के लिए विदा कर दिया गया। इस दौरान विदाई के पल में जय मां नंदा के जय घोष गूंज उठे। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत कर प्रदेश के कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ मुहिम समय की मांग है, जिसके लिए सौरभ बहुगुणा ने पीएम का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने वोट चोरी, आपदा समेत कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। मंत्री सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत हुई है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको भी सुनाते हैं। सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार ये आह्वान भी कर रहे हैं जनता से कि स्वदेशी अपनाओ, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और उत्तराखंड के लोग किस तरह जागरूक भी करेंगे? नहीं, देखिए, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कोशिश करी है पिछले जब से वो प्रधानमंत्री का पद 2014 में उन्होंने संभाला है कि मेक इन इंडिया को, इंडिया के सब जो गुड्स हैं उनको जो है प्राथमिकता मिले। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी को आगे बढ़ाने की बात कही है, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो टैरिफ अमेरिका ने ज़बरदस्ती भारत के ऊपर लगाया है, वो गलत टैरिफ लगाया है। भारत को डराने के लिए, भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी है। जब राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश में खड़े होकर कहते हैं अमेरिका फ़र्स्ट, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इंडिया फर्स्ट का नारा लगाते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। हर देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने देश के भलाई के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश के विकास के लिए कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध रहता है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए यूएस जैसे एक देश से भी कहीं ना कहीं उन्होंने डरना नहीं सीखा, जैसे पहले के प्रधानमंत्री भारत में करते थे, लेकिन उन्होंने स्वदेशी को आगे बढ़ाने की बात कही। जितना जितना हमारे लोकल गुड्स को हमारी जनता सपोर्ट करेगी, उतना ही देश की इकॉनमी सुधरेगी भी। इंडिया इस वक्त एक वर्ल्ड पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है। पूरे यूरोप की, पूरे एशियन कंट्रीज़ की, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, सबकी जो नज़रें हैं वो भारत की तरफ है। रशिया जो है उसने हमारा बहुत पुराना मित्र भी है और उसने भी ये कहा है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा था उनका स्टेटमेंट पुतिन का, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इस तरीके से ज़बरदस्ती का टैरिफ लगाएगा तो भारत के गुड्स के लिए टैरिफ फ्री रशिया अपने कंट्री में करेगा। तो मैं देश के और उत्तराखंड के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के इस मुहिम में अपना योगदान दें, स्वदेशी गुड्स को खरीदें, स्वदेशी गुड्स को आगे बढ़ाएं और देश की इकॉनमी को सुधारने में अपना योगदान दें।
अच्छा भैया, विपक्ष जो है वो लगातार वोट चोरी के आरोप जैसे लगा रहा है और रैलियां भी निकाल रहा है, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ये एक बहुत ही दुर्भाग्य है कि देश के सबसे पुरानी पार्टी, जिसने देश को 60 साल 70 साल राज किया, जिसने देश में अपना प्रशासन चलाया, देश में प्रधानमंत्री हुए कई उनके परिवार से, वो आज सत्ता पाने के लिए कहीं पे भी किसी भी स्तर पे गिरने को तैयार हो गया है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चाहे वो उसके पहले एयर स्ट्राइक्स हुई बालाकोट में, लगातार इन्होंने देश की आर्मी के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, देश की सरकार के ऊपर, और वो सरकार जो चुनी हुई सरकार है, देश के 140 करोड़ लोगों के मत से बनी हुई सरकार है, उस पर इन्होंने आरोप लगाए। हमेशा ये पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं, हमेशा ये देश को, चाइना जाते हैं तो देश की बुराई करते हैं, विदेश जाते हैं तो देश की बुराई करते हैं। वोट चोरी, मैं राहुल गांधी जी के, आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछना चाहूँगा कि जो पार्टी वोट चोरी करेगी, वो 2014 के चुनाव में 283 सीट जीत के आई, वो 2019 के चुनाव में 303 सीट जीत के आई, वो वोट चोरी करने के बाद 2024 के चुनाव में 240 सीट पे आ जाएगी। मैंने जिस प्रदेश में कांग्रेस सरकार जीत जाए वो इनकी उपलब्धि की वजह से जीतती है, राहुल गांधी जी के चेहरे की वजह से जीतती है, और जिस प्रदेश में वो हार जाएं वहाँ पर वोट चोरी हो जाती है, वहाँ पर गलत ईवीएम के ऊपर ये ब्लेम कर देते हैं। तो हार को भी आत्ममंथन करना चाहिए, हार में पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। बीजेपी जब स्टेट्स हारती है तो ये नहीं कहती कि वोट चोरी की वजह से हार गई, वो ये नहीं कहती कि ईवीएम ख़राब है, वो ये कहती है कि हमारी कुछ कमी रह गई होगी, हम आत्ममंथन करेंगे और अगली बार उसको सुधारेंगे। तो राहुल गांधी जी को भी मेरा यही नसीहत रहेगी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अपना आत्ममंथन करो कि क्यों उत्तर देश की जनता, उत्तराखंड की जनता, विभिन्न स्टेटों की जनता आपके पक्ष में नहीं दिख रही, क्योंकि उसको पता है कि आप देश हित की बात नहीं करते, आप देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते, और आप सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों के साथ और जो देश के विरोधी लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, चाहे वो अमेरिका हो गया, इन देशों के साथ आप खड़े हुए हमेशा दिखते हैं। इसकी वजह से आप चुनाव हारते हैं। और यही वजह है कि उत्तराखंड के विपक्षी नेता भी सदन नहीं चलने दे रहे। देखिए, वो भी बहुत दुखद है। मैंने तो सदन में भी बहुत कोशिश करी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल जी ने, हमारी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी ने, सबने कोशिश करी, सबने वार्ता करी, सबने चर्चा करी, लेकिन जब विपक्ष इस माइंडसेट के साथ आएगा कि मैं तो सदन में ये बात कही कि जिस सदन में खड़े होकर आपने शपथ ली थी विधायकों ने कि हम सदन की गरिमा को बना के रखेंगे, हम सदन के नियम कानून के हिसाब से चलेंगे, आप उस कसम को भी तार तार कर रहे हैं सदन के अंदर। आप अध्यक्ष के ऊपर पर्चे फेंक रहे हैं, आप वहाँ पे जनता की बनाए हुए पैसे से जो प्रॉपर्टी है उसको आप तोड़ रहे हैं, आप नारे लगा रहे हैं, आप वहाँ पर रात में उसी सदन में सो गए, वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ के बेचारे जो दिन भर काम करते हैं, उनको सुबह फिर ड्यूटी पे आना पड़ता है। आप मानवीय ग्राउंड भी नहीं है कि भाई उनका क्या हाल होगा जो रात भर वहाँ पर खड़े रहेंगे। तो कांग्रेस ने ये पहले ही से मन बना लिया था कि सदन नहीं चलने देंगे। बात गैरसैंण की करते हैं, बात गैरसैंण को राजधानी बनाने की करते हैं, लेकिन गैरसैंण की जब सदन होता है तो कांग्रेस पार्टी ने 1.5 दिन में वो सदन ख़त्म करवा दिया ताकि उनको रुकना ना पड़े। वो उनके लिए पिकनिक स्पॉट था, वो उनके लिए कोई राजनीतिक स्पॉट नहीं है, वो उनके लिए कोई एक लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए हमेशा एक पिकनिक स्पॉट था, है और रहेगा। मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार तीखे तेवर दिखा रहा है और आग उगल रहा है बीजेपी पर खासकर, क्योंकि चाहे हरक सिंह रावत हो या फिर अन्य जो विधायक हैं या फिर नेता हैं, वो साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं, क्या कहें? देखिए, विपक्ष की पार्टी है, उसका फ़र्ज़ है, उसका धर्म यही है कि वो सत्ता दल के खिलाफ सड़कों पे मुहिम छेड़े और सदन के अंदर मुहिम छोड़े। लेकिन देखिए, देश की जनता, उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस के राजनीतिक स्टंट्स को बहुत अच्छी तरह पहचान चुकी है, और वही कारण है कि 14 से 25 तक वो देश केंद्र की राजनीति से बाहर हैं। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सौरभ बहुगुणा। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत की गई है हमारे सहयोगी ने, जिसमें
सौरभ बहुगुणा ने कई सारे मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है, आपदा को लेकर अपनी बात रखी। इसी के साथ कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भी पलटवार करते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा नजर आए हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा और उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है और इस खास बातचीत में उन्होंने कई सारे प्रदेश के मुद्दे उठाए हैं जिसमें उन्होंने अपनी राय रखी है। ये खबर आपको बताई जा रही है जहां खास बातचीत करते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा नजर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक तरफ जहां कई सड़क मार्ग बाधित है तो दूसरी तरफ से मकान दुकान पर खतरा मंडरा रहा है। चमोली के ज्योतिर्मठ में कई संपर्क मार्ग बाधित हैं जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चमोली जनपद में एक बार फिर से बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। मूसलाधार बारिश के चलते ज्योतिर्मठ क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप है और सड़क संपर्क कई जगहों पर बाधित है। सीमांत नीति घाटी में हुई मूसलाधार बारिश से सुराही थोटा से आगे तमक नाले में आए उफान के चलते मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तमक पुल बह गया है, जिसके चलते मलारी नीति घाटी सहित सुराही थोटा से आगे धौली गंगा घाटी के दर्जनों गांव प्रभावित हो गए हैं। साथ ही नीति बड़ाहोती बॉर्डर पर गर्मियों के सीजन में बकरी चुगान के लिए गए दर्जनों चरवाहों की भेड़ बकरियों के झुंड तराई क्षेत्र की ओर जाने के लिए बॉर्डर रोड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें पुल बहने से काफी नुकसान हो रहा है। निश्चित तौर पर जो हमारा सीमांत क्षेत्र है, जो चाइना की ओर जो हमारा नेशनल हाईवे जाता है, कल रात अत्यधिक बारिश होने के कारण और शायद बुयाल में जो बिजली या बादल फटने के कारण यहाँ पर एकमात्र पुल था वो बह गया है और जो हमारे 14-15 गांव जो मलारी, कैलाशपुर, फरकिया, दूनागिरी, करपक आदि गांव है वो इस मुख्य धारा से कट चुके हैं और शासन प्रशासन से हम यही गुजारिश करेंगे कि बहुत जल्दी इस पुल का निर्माण किया जाए या पुल ना हो तो इसके अपेक्ष में कुछ ना कुछ ऑप्शनल रास्ता निकाला जाए जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो सके। देर रात से जनपद में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सीमांत विकास खंड ज्योतिर्मठ में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। 66 केवी सप्लाई पिटकुल लाइन कर्णप्रयाग से चमोली के बीच ब्रेकडाउन के चलते ज्योतिर्मठ में बिजली गुल है। वहीं 33 केवी बिरही गंगा हाइड्रो जनरेशन लाइन भी ब्रेकडाउन है। इसी कारण देर रात से पूरा ज्योतिर्मठ ब्लॉक में विद्युत प्रभावित है। कि आजकल यहाँ पे कई त्यौहार चल रहे हैं और कई जगह हमारे बगवाल देवता अवतारित हैं, कई जगह हमारे जो पांडव देवता है उनका पूजा पाठ हो रही है। लोग अपने गांव के लोग अधिकांश लोग गए हुए हैं और वो सब यहाँ पे फंस चुके हैं इस पुल के टूटने के कारण। मैं पुनः सरकार से निवेदन करूँगा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। लगातार बरस रही इस आसमानी आफत का असर सीमांत धौली गंगा घाटी में साफ नजर आ रहा है। यहाँ भारी बारिश के कारण ज्योतिर्मठ मलारी मार्ग एक बार फिर सुराही थोटा से 10 किलोमीटर आगे तमक नाले में पुल बहने से मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध है। पुल बहने से पूरी नीति मलारी घाटी और उसके दर्जनों ऋतु प्रवासी गांवों का सड़क संपर्क देश दुनिया से फिलहाल कट गया है। यही हालात जनपद की सड़कों का भी है। बारिश के चलते यहाँ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है तो ज्योतिर्मठ में विद्युत प्रभावित के साथ पागल नाला में मार्ग अवरुद्ध है। ज्योतिर्मठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।